ब्रेकिंग में मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर बड़ी हलचल दिखाई पड़ रही है। वहां एनडीए की ओर से बीएमसी के मेयर के पद को लेकर जो खींचतान थी उस पर विराम लगता तो दिख रहा है, लेकिन अभी इस पर पूरी तरीके से विराम लगा है या नहीं लगा है, इसको लेकर संशय बना हुआ है। बीएमसी के चुनाव में बीजेपी की वहां पर कैंडिडेट घोषित कर दिए गए हैं, मेयर को लेकर भी और डिप्टी मेयर को लेकर के नाम पर भी वहां पर सहमति बन गई है। इस पर और किस तरीके से अब मुश्किलों के बाद एनडीए अपने उम्मीदवार घोषित करने में कामयाब रहा है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन गंभीर मुद्दा जो इस समय पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है वो है संसद का सत्र और किस तरह से सत्र के दौरान संसद के समय को बर्बाद किया जा रहा है और संसद में किस तरह गलत बयानी हो रही है, उस पर भी बात करेंगे। क्योंकि उस पर बड़ी खबर आ रही है कि महिला सांसदों पर जिस तरह से आक्षेप लगाया है स्पीकर ओम बिरला ने, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का संकेत दिया है महिला सांसदों ने, कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों ने। और इधर एक और बड़ी खबर यह है कि भारत और अमेरिका के बीच जिस ट्रेड डील की घोषणा कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की थी, उस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट यानी संयुक्त बयान जारी कर दिया गया है। उस पर बुरी तरीके से घिरी हुई है सरकार और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के अपने मलेशिया दौरे पर चले गए। पहले बात करते हैं महाराष्ट्र की राजनीति की। वहां पर आखिरकार गतिरोध समाप्त करने में कामयाब हुए हैं भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, लेकिन बताया जा रहा है कि गतिरोध अभी भी पूरी तरह से इसका पटाक्षेप नहीं हुआ है। अभी बहुत सारे इस पर जो चर्चाएं हैं चल रही हैं। मेयर को लेकर बीजेपी ने जरूर बाजी मार ली है, डिप्टी मेयर पर शिवसेना के कैंडिडेट को दे दिया गया है, लेकिन क्या ये जो गतिरोध था वो पूरी तरीके से खत्म हो गया है? अविनाश जी, बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार कैंडिडेट का अनाउंसमेंट तो हो गया है, लेकिन कैंडिडेट का अनाउंसमेंट भी हो गया। शिवसेना की जो जिद थी, एक तरह से कहा जाए कि शिवसेना का ही मेयर होगा, वो नहीं पूरी हो पाई। बीजेपी अपना मेयर बना रही है और महिला मेयर बन रही है, ये भी सही बात है, लेकिन डिप्टी मेयर के पद को लेकर ही शिवसेना संतोष करेगी या फिर अभी आगे कुछ होगा? क्योंकि बहुत ही एक अड़ी हुई थी, एक तरह से कहा जाए, एकनाथ शिंदे के गुट वाली शिवसेना की यहाँ शिवसेना का ही मेयर बनेगा। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि पिछले करीब 25-30 साल से मुंबई में खासतौर पर शिवसेना का मेयर ही चला आ रहा था और ये तय था कि अगर एकनाथ शिंदे की पार्टी का मेयर बनता तो फिर जो असली और नकली शिवसेना की जो लड़ाई चल रही थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाती कि भाई असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के पास में ही है, कि भाई जो मुंबई का मेयर शिवसेना का बना चला आ रहा है वो एकनाथ शिंदे की पार्टी का हो गया है। लेकिन बीजेपी जिसके बारे में एक लगातार कहा जा रहा है कि शिंदे को धीरे धीरे करके खत्म कर रही है। अब आप देखिएगा, शिंदे को डिप्टी मेयर पद तो मिल गया क्योंकि बीजेपी को भी पता था कि बिना शिंदे की मदद के बीजेपी किसी भी कीमत पर मुंबई में अपना मेयर नहीं बना पाएगी। तो इसीलिए डिप्टी मेयर पद उन्हें दिया गया है, लेकिन शिंदे डिप्टी मेयर पद को लेकर खुश नहीं है। वो उनका शुरुआत से ही कहना था कि भाई भले हमको 1 साल के लिए आप दे दो, लेकिन पहले साल के लिए मेयर पद शिवसेना का होना चाहिए, शिवसैनिक मेयर होना चाहिए, क्योंकि बाला साहब ठाकरे की जन्म शती चल रही है, तो कम से कम 1 साल के लिए मिल जाना चाहिए। लेकिन बीजेपी ने वो मेयर पद नहीं दिया। अब दूसरा मुद्दा इसमें और है, बीएमसी की कई स्थायी समितियां हैं, जो मुख्य ताकत जो होती है उन समितियों के पास में होती है, और उसमें भी शिंदे कम से कम 3 समितियों पर दावेदारी कर रहे हैं और उसमें शिक्षा समिति में मेन जो मुख्य है उसमें अब ये देखते हैं, अब पहली दावेदारी तो उनकी खत्म हो गई है, अब आगे क्या करते हैं। और आप लगातार हम लोग ये देख रहे हैं कि जिस तरह से एक के बाद एक, सबसे पहले तो उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से ही हटा दिया गया, डिप्टी सीएम बनाया गया, अब मेयर का पद नहीं दिया जा रहा है, बहुत सारी नाराजगी दिख रही है। लेकिन फिर भी एकनाथ शिंदे की क्या मजबूरी है कि वो सरकार में बने हुए हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखते हैं किस तरीके से आज घोषणा हुई है बीजेपी की, रितु तावड़े को बीएमसी के मेयर के पद के लिए नामित किया गया है और वहां जो डिप्टी मेयर का पद दिया गया है एकनाथ शिंदे के शिवसेना को। वह क्या कहा है रितु तावड़े ने जब उनके नाम की घोषणा हुई है? बहुत संक्षिप्त उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, पता नहीं उनको भी पता था कि नहीं कि उनके नाम की घोषणा होने वाली है या नहीं होने वाली है, लेकिन उस विजुअल को भी देखेंगे जो जद्दोजहद हो रही थी कि नाम किसका घोषित किया जाए, बीजेपी का मेयर कैंडिडेट होगा या फिर शिवसेना का होगा। तो सुनेंगे भी रितु तावड़े की प्रतिक्रिया। लेकिन ये जो बात आप कह रहे थे अविनाश की, किस तरह से शिंदे को
हर कदम पर उनकी जो कह लीजिए कि उनके अपनी जो पेशकश है, उनकी जो बातें हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, उनको खारिज कर रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे बने हुए हैं, तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई मजबूरी होगी और उनको इस तरह से उनकी सारी डिमांड्स को खारिज किया जा रहा है। तो उनको बताकर ये वो तस्वीरें हैं, एक बार देख लेते हैं इसको फुल स्क्रीन पर कि किस तरह से अब नामांकन फाइल हो रहा है और रितु तावड़े को बनाया गया है शिवसेना माफ कीजिएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुंबई का बीएमसी का मेयर के पद का कैंडिडेट बनाया गया है। और ये वो तस्वीरें हैं, रितु तावड़े की इस बहुत ही संक्षिप्त प्रतिक्रिया भी आई है, वो भी सुनेंगे। लेकिन एकनाथ शिंदे को एक बार फिर गच्चा दिया है बीजेपी ने। नहीं बिल्कुल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप महाराष्ट्र में बाकी 29 जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं मुंबई के अलावा भी, वहां आप देख लीजिएगा बीजेपी को जहां पर मौका मिला है वहां बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को झटका दिया है। अब चंद्रपुर का मेयर, नगर निगम मेयर का चुनाव जो था, वहां बीजेपी ने सिर्फ 6 सीटें मिली थी उद्धव ठाकरे की शिवसेना को, सिर्फ 6 सीटों पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना को बीजेपी ने डिप्टी मेयर का पद दे दिया और मेयर अपना बना लिया। जबकि शिंदे गुट के पास में भी वहाँ सीटें थी, लेकिन शिंदे को साथ नहीं लिया। एक तरीके से शिंदे को सीधा सीधा मैसेज दे दिया गया था कि अगर मुंबई में आप हमारे साथ नहीं आते हैं तो हमारे पास में उद्धव ठाकरे भी विकल्प है। तो इसी के चलते शिंदे को दबाव में मानना पड़ा है। लेकिन शिंदे बार बार क्यों झुकते जा रहे हैं, उसका जो सवाल तो वैसे एक शिंदे से ये पूछे जाने चाहिए कि आपकी कोई भी डिमांड नहीं मानी गई। 2024 का विधानसभा चुनाव हुआ, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है और जब बड़ी जीत मिलती है तो फिर शिंदे को डिप्टी सीएम पद दे दिया जाता है। और जो डिप्टी सीएम 2 बनाए गए थे और जो मुख्य मंत्रालय थे, मंत्रालय भी नहीं दिए गए शिंदे को। शिंदे की जगह अजित पवार का वजन ज़्यादा रखा गया था सरकार में, और अब तो अजित पवार भी नहीं है। उसके बावजूद शिंदे लगातार अगर समझौता कर रहे हैं तो क्या इसके पीछे संभवतः ईडी भी हो सकती है, क्योंकि ये तो शुरुआत से ही कहा जाता है चाहे शिंदे के समर्थक हो, उनके भी कई बयान आए हैं कि ईडी का जबरदस्त प्रेशर था। और उस दौरान जब उद्धव ठाकरे सरकार चला रहे थे तो तब लगातार बोलते भी थे कि भाई ईडी का जो कार्यालय मुख्यालय है जो दिल्ली में बना हुआ है उसको मुंबई में खोल देना चाहिए, क्योंकि लगातार जिस तरीके से सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा था, 2 मंत्री तो जेल में चले गए थे। तो और कई पर जांच चल रही थी। इवन एकनाथ शिंदे को लेकर भी ये कहा जा रहा था कि एकनाथ शिंदे की भी गिरफ्तारी हो सकती थी। तो उसी के डर से शिंदे ने पाला बदला था। लेकिन अब लगा, क्योंकि अब तो अधिकतर मामलों में क्लीन चिट मिल ही चुकी है, चाहे अजित पवार हो, अब अजित पवार तो अब दुनिया में भी नहीं है, और चाहे एकनाथ शिंदे हो, उनको अधिकतर मामलों में क्लीन चिट मिल चुकी है। तो अब उनके ऊपर कौन सा दबाव काम कर रहा है, तो ये बड़ा सवाल है कि आखिर कौन सा दबाव काम कर रहा है जिसकी वजह से वो बार बार वो दबाया जा रहा है और दबने को मजबूर हैं बीजेपी के आगे। और वहां पर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर होने के बाद वो आते हैं, डिप्टी सीएम बनने को तैयार हो जाते हैं। उसके अलावा उनका जो गृह मंत्रालय है वो भी छीन लिया जाता है, महत्वपूर्ण मंत्रालय भी नहीं मिलते हैं, फिर भी वो बने हुए हैं। और एक बहुत बड़ी डिमांड जो बहुत ही एक तरह से कहा जाए कि इमोशनल डिमांड थी उनकी कि शिवसेना का मेयर बन जाए, आज वो डिमांड भी उनकी खारिज हो गई है। तो क्या होगा, लेकिन जैसा बता रहे हैं अविनाश जी की ये मुद्दा अभी शांत नहीं हुआ है, आगे अभी और भी क्या कुछ होगा, बहुत सारी परिस्थितियां अभी बनती दिखाई पड़ रही हैं। खासतौर से जिस तरह से अजीत पवार के हादसे को लेकर बहुत से सवाल उठ रहे हैं, तो ये सब चीज़ें क्या बहुत राह आसान होगी भारतीय जनता पार्टी की मेयर के पद को लेकर, या फिर मुश्किलें आएंगी, ये भी देखने वाली बात होगी अभी आने वाले दिनों में। नहीं बिल्कुल, अजित पवार के साथ में जो घटना घटी है उसके बाद तो लगातार सवाल उठ रहे हैं कि जांच तो शुरू हो गई है कि जांच में आता क्या है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो जांच की जो जिस तरीके की जांच प्रक्रिया है, सवाल उस पर भी उठ रहे हैं। जैसे एयर इंडिया का हादसा हुआ, उस पर अभी तक जो जांच रिपोर्ट है वही अभी तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। भाई उसमें गलती किसकी है, जबकि कोई बहुत बड़ी जांच नहीं होनी है। और उसी तरीके से जो हेलीकॉप्टर हादसा हुआ है और लगातार जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, और मतलब एक तरीके जितने हादसे भारत में हुए हैं इतने हादसे हेलीकॉप्टर हादसे पिछले 5-7 साल में दुनिया में कहीं पर भी नहीं हुए होंगे। तो और बड़े बड़े लोगों की उसमें जान गई है, कि आम लोगों की जान नहीं जा रही है। तो सवाल तो उठ ही रहे हैं कि भाई जो नेता बीजेपी के लिए ज़रूरत होती है, या लगता है कि भाई पलटी मार जाएगा। अजित पवार के बारे में तो लगातार अब खबरें आ रही हैं कि वो शरद पवार के साथ जाने को तैयार थे, और शरद पवार की पहली शर्त यही थी कि आपको एनडीए छोड़ना पड़ेगा, और इसके लिए भी वो तैयार हो गए थे। जिस तरीके से नगर निगम चुनाव में उन्होंने बीजेपी के खिलाफ प्रचार किया, और जो उनके बयान लगातार आ रहे थे उसका जवाब बीजेपी के नेता भी नहीं दे पा रहे थे कि भाई अजित पवार बोल क्या रहे हैं।
लेकिन अचानक ही खबर आती है कि हादसे में उनकी जान चली गई। और उसके बाद ये भी खुलासा होता है कि 10 दिन बाद वो घर वापसी करने वाले थे। तो सवाल तो उठ ही रहे हैं कि भाई अजित पवार घर वापसी करने वाले होते हैं। सवाल उठ रहे हैं। कल तो संजय राउत ने पार्लियामेंट में कहा, राज्यसभा में ये बात की और हादसे में किस तरीके से उनकी जान गई इसकी जांच होनी चाहिए। उन्होंने यहां तक कि उन्होंने जस्टिस लोया तक का नाम लिया। तो ये हादसे की जांच की मांग की ही जा रही है या खुद एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम वो कर चुके हैं उसकी जांच की मांग? तो उस हादसे पर सवाल है। लेकिन यहां राजनीति किस तरफ जा रही है ये भी अपने आप में बहुत दिलचस्प है। अब इन सारी परिस्थितियों के बाद आखिरकार जो अगर उसका एक निचोड़ ये है कि एकनाथ शिंदे को एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनकी डिमांड को पूरी तरह से खारिज कर दिया और उनको या कहा जाए कि एक उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। बहरहाल यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण खबर, जिस अमेरिका भारत और अमेरिका के बीच होने वाले व्यापार समझौते को लेकर यहाँ बवाल मचा हुआ है। संसद में उस पर जवाब देने को सरकार तैयार नहीं है, उस पर जवाब देने से बच रही है। विपक्ष ये कह रहा है उस पर आज ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो गया है और उसको लेकर पहले ही सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप घोषणा कर रहे हैं और पूरी तरह से उसको अमेरिका के हित में और भारत के हितों के खिलाफ बताया जा रहा है, खासकर किसानों के हितों के खिलाफ। उस पर क्या कुछ ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा गया है और क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, चर्चा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर इधर बिहार से आ रही है। पप्पू यादव वहां पर पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, हालांकि कांग्रेस पार्टी में है लेकिन वो सांसद निर्दलीय है। उनको देर रात उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों गिरफ्तार किया गया? बताया जा रहा है कि 30-35 साल पुराना कोई मामला है। उस मामले में अचानक उनके खिलाफ सम्मन जारी होता है, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन गिरफ्तारी की जो वजह बताई जा रही है वो कुछ और है। वो कहा जा रहा है कि ये बहाना 30-35 साल पुराना मामला है, लेकिन वास्तव में पिछले दिनों पटना में नीट छात्रा की एक जो दुखद उसकी मौत हुई थी उसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे और पप्पू यादव उस मुद्दे को बहुत ही मुखरता के साथ उठा रहे थे। पप्पू यादव ने अपने जान को खतरा भी बताया है, आशंका जताई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये उसी समय की हैं जब वहाँ उनके घर पर पुलिस के लोग पहुंचे और उनको गिरफ्तार करने गए थे। सुनते हैं कहा क्या है पप्पू यादव ने। गिरफ्तार कर लिया गया है पप्पू जी। तो सरकार से पूछिए पप्पू को बचाना। गोली खाने के बराबर मेरे साथ क्या होगा? तो ये पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत वहाँ काफ़ी हंगामा, उनके समर्थकों का बड़ा जमावड़ा भी लग गया था कि क्यों है। उसको लेकर प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट किया है और कहा है कि मामला इतना पुराना है, अचानक उसकी याद कैसे आ जाती है। और मुख्य वजह ये है कि नीट के मामले को किस तरीके से वो उठा रहे थे, उसकी जांच की मांग कर रहे थे और उस पर सरकार को घेर रहे थे। देखते प्रियंका गांधी ने क्या लिखा है अपने ट्वीट में और उन्होंने पप्पू यादव की गिरफ्तारी के पीछे मुख्य वजह इसी को बताया है। और प्रियंका गांधी का ट्वीट हम देखेंगे और ये पप्पू यादव, उनके समर्थकों ने काफ़ी वहाँ पर बड़ी संख्या में समर्थक थे। पटना में जो पप्पू यादव का घर है, पुलिस के लोग अचानक वहाँ पहुँचते और उनका आरोप है कि सादी वर्दी में पुलिस के लोग पहुँचे थे उनको गिरफ्तार करने के लिए। नहीं, बिल्कुल सादी वर्दी में थे और रात को 12 बजे पहुंचे हैं। मतलब आप वैसे तो कोर्ट मना करता है कि भाई आप रात को किसी के घर पर दबिश देने नहीं जाएंगे। और पप्पू यादव को आप किस मामले में गिरफ्तार करने के लिए गए? भाई एक कमरा उन्होंने जो लिखा है प्रियंका गांधी ने उसका उन्होंने जो ट्वीट किया है कि पटना के हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ रेप और हत्या का मामला झकझोर देने वाला है। यह केस सामने आने के बाद सरकार का रवैया उससे भी ज्यादा खौफनाक है। एफआईआर दर्ज होने से लेकर जांच और कार्रवाई तक सब कुछ संदिग्ध बना दिया गया है। यह सब किसे बचाने के लिए किया जा रहा है? हाथरस, उन्नाव से लेकर अंकिता भंडारी और पटना तक जहां भी महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, भाजपा की सरकारें पीड़िता को न्याय दिलाने की बजाय आरोपियों के साथ खड़ी हो जाती हैं। इस केस में आवाज उठा रहे सांसद पप्पू यादव जी की गिरफ्तारी इसी असंवेदनशील रवैये की एक और कड़ी है। भाजपा और उनके सहयोगियों का एजेंडा स्पष्ट है, वे अन्याय और अत्याचार के साथ खड़े हैं।
तो ये लिखा है प्रियंका गांधी ने। और राहुल गांधी ने भी इसी को लेकर उन्होंने भी एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है और कहा है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करने का मुख्य मकसद यही है कि वो इस मुद्दे को उठा रहे थे, जो नीट पटना में नीट छात्रा की एक मृत्यु हुई और कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, संदिग्ध मौत थी, आखिर क्या वजह रही। तो लिखा है राहुल गांधी ने कि पटना में नीट की आकांक्षी छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत और उसके बाद की पूरी कार्रवाई ने एक बार फिर सिस्टम की गहरी सड़ांध को उजागर कर दिया है। पीड़ित परिवार ने जब निष्पक्ष जांच और न्याय की मांग की तो वही पुराना भाजपा एनडीए मॉडल सामने आ गया। केस को भटकाओ, परिजनों को प्रताड़ित करो और आरोपियों को सत्ता का संरक्षण दो। इस बेटी के लिए न्याय की आवाज बनकर साथी सांसद पप्पू यादव जी मजबूती से खड़े हुए। आज उनकी गिरफ्तारी साफ तौर पर राजनीतिक प्रतिशोध है ताकि जवाबदेही मांगने वाली हर आवाज को डराया और दबाया जा सके। सबसे चिंताजनक तथ्य यह है कि यह घटना किसी एक मामले तक सीमित नहीं दिखती। ये एक भयावह साजिश है और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा करती है, जहां और भी बेटियां शिकार बन रही हैं और सत्ता इस खौफनाक सच्चाई से आंखें मूंद कर बैठी है। यह राजनीति नहीं, इंसाफ का सवाल है। यह बिहार की बेटी की इज्जत और सुरक्षा का सवाल है। तो कुल मिलाकर इसको लेके यही बातें हो रही हैं अविनाश जी की ये गिरफ्तारी इसी वजह से हुई है। नहीं तो 35 साल का केस अचानक उसका खुलना, सम्मन जारी होना, संसद का सत्र चल रहा है और उस सत्र के दौरान जब वो अपने घर देर रात पहुंचते हैं तो पुलिस का आना, गिरफ्तार कर लेना, वो भी सादी वर्दी में। नहीं, बिल्कुल जैसे आपने बताया कि एक तो संसद का सत्र चल रहा है और दूसरा एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं था। कोई हत्या का मुकदमा नहीं था। एक कमरा किराए पर लेने का मामला था और वो मामला 31 साल से चल रहा है। ऐसा नहीं कोई एकदम से एफआईआर दर्ज हुई हो और तुरंत पुलिस वहां पहुंच गई हो। 31 साल पुराना एक कमरे का मुकदमा है, जो भी कब्जा नहीं किया है, किराए का मुकदमा है कि भाई आपने उस किराए पर लेकर और उस पर अपना कार्यालय खोल लिया। तो इस मुद्दे को लेकर 31 साल बाद अचानक अगर पप्पू यादव की गिरफ्तारी हो रही है तो कई सवाल तो उठेंगे। और सबसे बड़ी बात, रात को आप 12 बजे किसी के घर पहुंचते हैं 100 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को लेकर। पप्पू यादव ने तो सवाल ही किया, भाई कोई बड़ी घटना घट गई है जो आप रात को हमारे पास में आ गए हैं। उनको तो पता ही नहीं था कि भाई उनको गिरफ्तार करने के लिए ये लोग पहुंच गए पुलिस वाले। और उसके बाद जिस तरीके से रात को आप गिरफ्तार करते हैं, भाई सांसद है, आप सुबह भी गिरफ्तार कर सकते थे। कोई कहीं भाग तो नहीं जाएगा, सीधा कहीं वो भाग रहे थे पप्पू यादव, वो तो अपने घर पर सो रहे थे और डेली मीडिया में आकर बयान उनके लगातार आ रहे थे। और खासतौर पर सरकार के खिलाफ, जैसे नीट की छात्रा वाला मामला है, उस मुद्दे को शुरुआत में तो पुलिस ने पूरी तरीके से खारिज करने की कोशिश की, उसको सुसाइड बता दिया गया कि भाई उसने कोई आत्महत्या कर ली है। लेकिन जब फोरेंसिक रिपोर्ट्स, जांच रिपोर्ट सामने आई, उसके बाद पता चला कि भाई पुलिस इस पूरे मामले में पुलिस के हाथ ही रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वहां तो सरकार कुछ एक्शन नहीं ले रही है, लेकिन जो लोग सरकार से सवाल उठा रहे हैं तो उनके मामले में पुराने केस खंगाले जा रहे हैं। कोई इसके खिलाफ कोई पुराना ऐसा केस तो नहीं है जिसमें इसको जमानत नहीं मिल पाई है, और उन मुकदमों को लेकर आप गिरफ्तारी कर रहे हैं। जिस तरीके से पप्पू यादव को गिरफ्तार करके एक तरीके से आप अपने विरोधियों की आवाज दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो इससे सरकार को कोई कामयाबी मिलने वाली नहीं है। पप्पू यादव की गिरफ्तारी से नीट छात्रा की जो मौत हुई है, वो मामला और ज्यादा गर्मा गया है। अब सरकार को जवाब देना है कि भाई आप किनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। भाई कार्रवाई उन लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिन लोगों ने एक लड़की की, एक छात्रा की जान ली है। लेकिन आप पकड़ किसको रहे हैं? उन सांसद को पकड़ रहे हैं जो सरकार से सवाल पूछ रहा है कि उसकी जांच हो, क्यों हुआ, कैसे हादसा हुआ और किन परिस्थितियों में, यानी उससे जुड़े हुए मुद्दे, क्योंकि सरकार उस पर घिरी हुई है। इसलिए अब यह है कि आवाज उठाने वाले को ही जेल में डाल दिया जाए। लेकिन सरकार की भी ये गलतफहमी है कि आवाज उठाने वाले को, एक व्यक्ति को आप जेल में डाल देंगे, कितनों को आप डाल देंगे, और जिसको आप जेल में भी डालेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो खामोश हो जाएगा। पर सरकार को ऐसा लगता है कि शायद वो डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन कितने कामयाब होंगे ये लगातार दिखाई पड़ रहा है। चाहे जो भी मामला हो, जिन मामलों का जिक्र कर रही हैं प्रियंका गांधी, चाहे हाथरस का हो, चाहे उन्नाव का हो, या फिर अभी अंकिता भंडारी का हो, आखिरकार सरकार को दबना पड़ेगा ही और मामले की सच्चाई तो बाहर निकल कर आएगी। हाँ, आप थोड़े दिनों के लिए उसको आप भटका जरूर सकते हैं। नहीं, बिल्कुल। सबसे बड़ी बात तो ये, आप अगर अपने विरोधियों पर कार्रवाई करेंगे तो फिर जो मुख्य मुद्दा है, भाई अब सबको पता है कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई है।
अभी तक जो मामला सिर्फ बिहार में ही एक तरीके से तूल पकड़े हुए था, आज दिल्ली में भी ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों की गई। तो पता चल रहा है कि भाई नीट मामले में एक छात्रा की मौत हुई है और उसको लेकर ये कार्रवाई हुई है। भाई पप्पू यादव ने सिर्फ ये कहा है आप आरोपियों को पकड़िएगा, जिन लोगों के चलते उस छात्रा की जान गई है। आप सबसे पहले तो ये कि एक हत्या को आत्महत्या का रूप दिया गया सबसे पहले तो भाई किन लोगों ने किया ये काम, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने उसको हत्या की है लड़की की, उनके पर अभी तक क्या एक्शन हुआ है। अगर सत्ता पक्ष विरोधी दल से जुड़ा हुआ कोई भी शख्स सामने आ जाता तो अब तक क्या तो बुलडोजर चल जाता। हमारे सम्राट चौधरी तो बोलते थे कि भाई यहाँ पर भी हम बुलडोजर चलाएंगे, लेकिन कहाँ है आपके वो बुलडोजर। भाई इससे तो यही लग रहा है कि भाई जो आरोपी हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से जुड़े हुए लोग हैं। उनको बचाने की कोशिश जिस तरीके से शुरुआत से ही की गई है कि भाई सबसे पहले आप उसको आत्महत्या का रूप दे रहे हैं, तो साफ दिख रहा है कि जो आरोपी हैं उनको बचाने की कोशिश सरकार की तरफ से हर कदम पर की गई है। इसीलिए आपके बुलडोजर भी नहीं दिखाई दे रहे हैं और जो लोग सवाल उठा रहे हैं आप उनके घर पर ही बुलडोजर लेकर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, उनको आप गिरफ्तार कर रहे हैं, सवाल पूछने वाले को, और सवाल पूछने वाले को हर जगह कोशिश की जा रही है कि उसकी आवाज कैसे दबाई जाए। यहां सांसद पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया। संसद में जब सरकार से सवाल पूछा जा रहा है तो पूछने ही नहीं दिया जा रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष तक को बोलने नहीं दिया जा रहा है। तो किस तरह से संसद चल रही है और देश चल रहा है, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। अब इधर अमेरिका और यहां बजट सेशन चल रहा है, लेकिन पूरा एक हफ्ता चला गया जिसमें कोई कार्यवाही नहीं हुई। लोकसभा की जो प्रोसीडिंग है बार बार स्थगित होती रही और यह पूछा जा रहा था कि जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ हो रही है बताया जाए कि क्या कुछ उसमें हो रहा है, और सारी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। आज उस पर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया गया है। पीयूष गोयल जो वाणिज्य मंत्री हैं और अमेरिका की ओर से, और उसको लेकर फिर सवाल उठ रहे हैं कि सारी घोषणा पहले ही कर दी थी डोनाल्ड ट्रंप ने। क्या कुछ कहा है, कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है और देखते हैं उस पर सारी बहुत एक विस्तार से बताया है कि किस तरीके से भारत के हितों के खिलाफ है ये डील, लेकिन सरकार के सामने न जाने कौन सी मजबूरी है कि ये इस डील को करने को बाध्य है। ये कांग्रेस लिख रही है कि अमेरिका के साथ हुई ट्रेड डील को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया है। इसे देखकर साफ कहा जा सकता है कि मोदी ने अमेरिका के हाथों देश बेच दिया है। इस डील से भारत के किसानों, व्यापारियों, उद्योगों को भारी नुकसान होगा। बयान के मुताबिक अमेरिका हमसे 18% टैरिफ वसूलेगा, जो पहले 3% से कम होता था। भारत अमेरिका से आने वाले सामानों पर टैरिफ हटाएगा या कम करेगा। वैसे जैसे अमेरिका से आने वाले खेती से जुड़ी बड़ी संख्या में सामानों पर टैरिफ नहीं लगेगा। अमेरिका के फल, ड्राइड डिस्टिलर्स, ग्रेन्स, पशु चारा के लिए लाल ज्वार, ड्राई फ्रूट पर टैरिफ हट जाएगा। भारत इस बार भी मान गया है कि अमेरिकी फूड और खेती किसानी के उत्पादों पर नॉन टैरिफ बैरियर को हटाया जाएगा। मतलब कि भारत अपने बाजार को पूरी तरह अमेरिका के लिए खोल रहा है। ये इस पर इससे डील पर तमाम सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस डील पर जब सवाल संसद में पूछा जा रहा था अविनाश जी, तो उस पर कोई जवाब नहीं आ रहा था सरकार का। और इस पर जवाब देना न पड़े, एप्स्टीन फाइल्स पर जवाब न देना पड़े, या फिर आपका जो जनरल नरावणे की पुस्तक में जो कुछ लिखा है उस पर न जवाब देना पड़े, कार्यवाही नहीं होने दी जा रही। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से संसद की कार्रवाई को शुरू होती है और शुरू होते ही ठप्प कर दी जाती है। और इस जो हंगामा कौन मचा रहा है, हंगामा सत्ता पक्ष की तरफ से मचाया जा रहा है कि भाई विपक्ष का नेता अगर अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ है तो भाई वैसे भी जो राहुल गांधी जब भी संसद में बोलते हैं तो उनका आधा भाषण तो वैसे ही रिकॉर्ड से निकाल दिया जाता है। तो भाई जो तथ्य रखे गए हैं, पहले तक तो कहा गया कि भाई किताब छपी ही नहीं है, राहुल गांधी किताब लेके पहुंच गए, भाई छपी हुई नहीं है तो भाई हमारे हाथ में किताब कैसे आ गई। तो दूसरी बात ये है कि जो बात राहुल गांधी रख रहे हैं वो घटना घटी हुई है, और जो सेना चीफ है उन्होंने ही वो किताब लिखी है। भाई राहुल गांधी को बात अपनी रखने दीजिएगा और उसके बाद सरकार उस पर जवाब दे। प्रधानमंत्री तो बोलने भी नहीं गए लोकसभा में और कह दिया कि भाई हमला हो सकता था। भाई अगर प्रधानमंत्री लोकसभा में भी सुरक्षित नहीं है तो फिर आम जनता कहां पर सुरक्षित होगी? आम जनता भी कहां सुरक्षित होगी और फिर प्रधानमंत्री कहां सुरक्षित हैं? और ये पता नहीं, वो ओम बिरला ने कह तो दिया, लेकिन अब ये वो सवाल किस पर उठा रहे हैं?
सरकार पर सवाल उठा रहे हैं या फिर प्रधानमंत्री के साहस पर सवाल उठा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो सवाल उठाकर और आरोप लगाकर खुद ही घिर गए हैं। अब उनको जवाब दोनों स्थितियों में देना पड़ेगा, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। कांग्रेस की महिला सांसद उनके खिलाफ जो कार्रवाई की को तैयारी कर रही है, क्या कार्रवाई होगी बात करते हैं। लेकिन डील को लेकर कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कह रहे हैं कि किस तरीके से अमेरिका के हाथों में देश को बेच देने का काम कर रही है मोदी सरकार। सुनते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे को क्या कहा उन्होंने। असल बात यह है कि मोदी जी कुछ दिनों से डिस्टर्ब्ड है। सुना है कि एपिस्टाइन जो फाइल है उनका और कुछ उसमें क्या है मुझे मालूम नहीं, वो जब बाहर आ गया, मैं भी पेपरों में पढ़ा, तो उसका मेरे को डिटेल मालूम नहीं है, लेकिन वो बाहर आने के बाद ट्रंप ने उनको पकड़ लिया। ट्रंप ने पकड़ते ही उन्होंने घुटने टेक दिए, घुटने टेक कर ट्रेड डील कर दिया। बलि किनको दिया? किसानों को दिया, दूसरे किसी को नहीं। इस देश का अन्नदाता, सबको अन्न देने वाला उस किसान के, उन किसानों को उन्होंने बलि दिया। और यहाँ पर उनके जो वहाँ के एग्रीकल्चरिस्ट हैं उनको यहाँ आने के लिए उन्होंने न्योता दिया और हमारे लोगों को गरीब बना रहा, और वहाँ रूरल अमेरिका के जो एग्रीकल्चरिस्ट है उनको अमीर बना रहा है। और वो खुद कहती है, उनके जो फॉरेन सेक्रेटरी है यानी फाइनेंस मिनिस्टर, वहाँ के एग्रीकल्चर मिनिस्टर, उन्होंने बहुत खुश है। उन्होंने बोला कि हमारे पास खूब पैसा आएगा, रूरल अमेरिका की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी, ये मंशा उनका है। तो ये किसानों के साथ बड़ा धोखा है, किसानों की बलि चढ़ा दी है और सीधे सीधे वहां पर अमेरिकी अधिकारी और अमेरिका के कृषि मंत्री कह रहे हैं कि ये तो अमेरिका के हितों में है, बहुत फ़ायदा होगा, वहां के किसानों को फ़ायदा होगा। लेकिन भारत के किसानों को क्या मिलेगा, ये सवाल उठ रहे हैं। ये जवाब मांगा जा रहा है संसद में, लेकिन संसद में इसका कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जवाब ना देना पड़े तो संसद की कार्यवाही नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि जो ट्रेड डील का मुद्दा है वो लगातार सरकार, विपक्ष तो लगातार ही पूछ रहा है, कि किसान भी पूछ रहे हैं कि भाई हमारे हित आपने अमेरिका के हाथों में क्यों गिरवी रख दिए। भाई एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि भाई भारत से वो 18% टैक्स लेंगे, और दूसरी तरफ ये है कि अमेरिका से जो कृषि उत्पाद हैं वो 0% टैरिफ पर इंडिया में आएंगे। 500 अरब डॉलर का जो अमेरिका का सामान भारत खरीदेगा, लेकिन भारत का कितना सामान अमेरिका खरीदेगा? 40 से 50 अरब डॉलर का। यानी एक तरीके से पूरी जो ट्रेड डील है वो पूरा अमेरिका की तरफ झुकी हुई दिखाई दे रही है। जबकि इससे पहले तो सबके ऊपर पता है कि जो भारतीय उत्पाद जाते थे उन पर 2 और 3% का टैरिफ था, जिसको बढ़ाकर ट्रंप ने 18% कर दिया है, और भारत सरकार उसको अपनी जीत बता रही है। भाई अब यूरोप को भी आप देख लीजिए, यूरोप में 15% का टैरिफ लगाया गया है, ब्रिटेन पर तो 10% का ही टैरिफ लगा हुआ है। तो 15 और 10% की तुलना में वैसे ही आपके पास 18% का टैरिफ ज़्यादा लगा दिया गया है, और उस पर आप जिस तरीके से ढोल पीटे जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये, अभी तक जो उसकी जो ट्रेड डील हुई है उसकी पूरी शर्तें तक सरकार नहीं बता पा रही है। आप कुछ क्या, सरकार नहीं बता रही है, शर्तें बता रहे हैं, ट्रंप बता रहे हैं, और उन्होंने वही कह रहे हैं, उनकी ओर से ही बताया जा रहा है कि हमें भारत जो है वो रूस से तेल नहीं खरीदेगा, वो वेनेजुएला से खरीदेगा, अमेरिका से खरीदेगा, 500 अरब डॉलर का सामान हमसे खरीदेगा। अभी तक मुश्किल से 50 अरब डॉलर का व्यापार होता है अमेरिका के साथ भारत का, वो 500 अरब डॉलर का सामान खरीदेगा। भाई क्यों खरीदेगा, और सही में खरीदेगा या नहीं खरीदेगा, यही सवाल तो विपक्ष पूछ रहा है। और इसका इन सवालों का जवाब कौन देगा? आम आदमी पार्टी के सांसद है संजय सिंह, सीधे सी वो भी यही कह रहे हैं कि देश को धोखा दे दिया है और देश के साथ बड़ा विश्वासघात कर रही है मोदी सरकार। सुनते हैं क्या कह रहे हैं। तो देखिए, ये कितनी बड़ी गद्दारी और धोखेबाजी मोदी जी की सरकार ने देश के करोड़ों किसानों के साथ की है,
और हम लोग बार बार इस बात को कह रहे थे, तो प्रधानमंत्री जी और उनकी सरकार और उनके सरकार के मंत्री झूठ बोल रहे थे कि कृषि क्षेत्र के लिए अमेरिका के लिए बाजार नहीं खोला गया है, कृषि बाजार सुरक्षित है। लेकिन आज जो ज्वाइंट स्टेटमेंट आया है, दोनों देशों की सहमति का जो बयान आया है, उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि फल से लेकर और सोयाबीन तेल से लेकर और इस देश के अंदर ज्वार से लेकर तमाम चीजें, और उसमें लिखा हुआ अन्य कृषि उत्पाद, मतलब तमाम चीजों के लिए हिंदुस्तान का बाजार खोल दिया गया है। यानी अब देश का वो किसान जो अपना जीवन यापन कृषि के माध्यम से करता है, वो देश का किसान जो अमेरिका के किसान से कैसे प्रतियोगिता करेगा समझ के बाहर है, क्योंकि वहां तो करोड़ों की सब्सिडी मिलती है किसानों की। वहां के किसान को सालाना करोड़ों की सब्सिडी मिलती है, एक एक किसान को 1-1 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। और आप कल्पना कीजिए कि हिंदुस्तान का बड़े से बड़ा किसान 1 करोड़ रुपए सालाना बचाता नहीं होगा, बचत नहीं होती होगी। यहां गेहूं बेच के बच्चे की फीस भरते हैं लोग, हिंदुस्तान का किसान अनाज बेच के अपनी बेटी की शादी करता है। तो आपने इतना हिंदुस्तान के किसानों के पीठ और पेट पे लात क्यों मारी है आपने? दूसरी बात, आपने रूस से तेल खरीदना लगभग बंद कर दिया है, अखबारों में आज उसकी खबर भी छपी है। तो क्या भारत का तेल मंत्री ट्रंप है? वो तो पहले ही बता चुका था, तब ये लोग झूठ बोल रहे थे। वो तो पहले कह दिया था कि रूस से अब तेल तुम नहीं खरीदोगे, अब अमेरिका से और वेनेजुला से तेल। तो क्या भारत की पॉलिसीज देश के करोड़ों लोगों के स्वाभिमान और सम्मान को इस तरह से मोदी जी ने गिरवी रख दिया है? आप कल्पना कीजिए कि रूस से सस्ता तेल नहीं खरीदकर अमेरिका और वेनेजुला से महंगा तेल खरीदने जा रहे हैं मोदी जी। क्यों खरीदने जा रहे हैं? और इससे कितना घाटा हिंदुस्तान की जनता को भुगतना पड़ेगा? 80,000 करोड़ रुपए का सालाना बोझ देश की जनता के ऊपर पड़ेगा। तो यह समझौता देश के साथ विश्वासघात है। ये वही लोग हैं जो स्वदेशी का नारा देते थे, ये वही लोग हैं जो अभी कुछ दिन पहले कहते थे स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत, ये देश नहीं बिकने दूंगा। क्या हुआ इन नारों का? आपने तो देश को बेच दिया। किस दबाव में बेचा? एप्स्टीन फाइल में नरेंद्र मोदी जी का नाम आया, यह है सबसे बड़ा दबाव का कारण। अडानी भ्रष्टाचार के मामलों में अमेरिका में फंस गया, यह है दबाव का कारण। तो आपने देश के स्वाभिमान, सम्मान और करोड़ों किसानों को अमेरिका के हाथों बेच दिया, अपने देश के साथ विश्वासघात किया है और आपने करोड़ों किसानों को अमेरिका के हाथों भेज दिया है। ये आरोप लगा रहे हैं संजय सिंह। कांग्रेस पार्टी भी यही कह रही है, विपक्ष यही कह रहा है, लेकिन सरकार को लगता है कि बहुत बड़ी डील कर ली गई है। और यहां सबसे जो गंभीर सवाल है, सबसे ज्यादा आपत्तिजनक बात है और जिस पर सरकार खामोश है कि डील की सारी शर्तें डोनाल्ड ट्रंप तय कर रहे हैं और वही घोषणा भी कर रहे हैं। उसके बाद भारत सरकार की ओर से फिर यानी ज्वाइंट स्टेटमेंट आता है और फिर सरकार की ओर से उस पर बयान आता है। नहीं, बिल्कुल, जो सबसे पहले तो ट्रंप की तरफ से ही बयान आता है, उसके बाद ही भारत सरकार की तरफ से कुछ बोला जाता है। और ट्रंप यदि कुछ ऐसी घोषणा कर देते हैं जो पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ झुकी हुई होती है, तो उस पर सरकार चुप्पी साध लेती है। जैसा संजय सिंह बोल रहे हैं कि भाई ट्रंप ने कहा है कि भाई रूस से कच्चा तेल खरीदना भारत ने बंद कर दिया है। अगर आप कच्चा तेल रूस से खरीद रहे हैं तो आपकी तरफ से स्टेटमेंट आना चाहिए, लेकिन सरकार ने पूरी तरीके से चुप्पी साध ली है। अब भारत वेनेजुला से तेल खरीदेगा, वेनेजुला से डायरेक्ट नहीं खरीदेगा, बल्कि वो ट्रंप से खरीदेगा। ट्रंप वेनेजुला से तेल लेकर भारत को देंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये, वेनेजुला का जो तेल है वो भारी तेल है, उसको रिफाइन करने की जो इंडियन ऑयल वगैरह वहाँ उनकी रिफाइनरी में वो रिफाइन भी नहीं हो पाएगा। रिफाइन वो कहाँ होगा? जो मुकेश अंबानी की रिफाइनरी है जामनगर वाली, सिर्फ उसी रिफाइनरी में वो तेल रिफाइन हो सकता है। तो भाई यदि अब कोई वेनेजुला से वो डील होती भी है तो वो तेल कहाँ आएगा? वो अंबानी के पास आएगा। अगर सस्ता तेल कुछ भी यदि मिलता भी है तो उसका फायदा किसको मिलेगा? यानी कमीशन अमेरिका के पास जाएगा और फायदा अंबानी के पास में आएगा। और जो यदि महंगा पेट्रोल यदि कोई खरीदेगा तो फिर वो आम जनता खरीदेगी। सरकार का नुकसान है,
और फायदा खाली अमेरिका का और अंबानी का फायदा होना है। रूस की से जो सस्ता तेल मिल रहा था वो जो इंडियन ऑयल कंपनियां हैं, सरकारी कंपनियां हैं, वहां पर भी वो रिफाइन हो सकता था, लेकिन आप वो सस्ता तेल छोड़कर आप वेनेजुएला के पास में जा रहे हैं ताकि अमेरिका को फायदा हो सके, ताकि $500 अरब जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि इतना सामान भारत खरीदेगा, भाई इतना तो भारत का पूरा टोटल ट्रेड नहीं है। 500 अरब डॉलर का जितना खाली उसको अमेरिका के साथ ही करना है। तो अब उसके लिए ज़रूरी है कि हर ज़रूरत की चीज़ भारत अमेरिका से ले, और यहाँ तक कि अपना जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनका भी एक तरीके से काम खत्म करके वो सारी डीलें अमेरिका से ही करना शुरू करें। तो अब वो सब चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार ऐलान हो रहे हैं कि भाई अब इस तरीके से ट्रेड डील हुई है। जैसे हर घोषणा आमतौर पर ये होता है जब 225 समझौते होते हैं तो दोनों देशों की तरफ से एक साथ घोषणा होती है, लेकिन यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ से घोषणाएं हो रही हैं और दूसरी तरफ से सिर्फ सफाई आती है और दूसरी तरफ से फिर उसकी स्वीकृति आती है कि हाँ ये हो गया है। यही सवाल बहुत बड़ा सवाल है और संजय सिंह सीधे तौर पर कह रहे हैं। हालांकि उस दिन पार्लियामेंट में राहुल गांधी ने भी कहा था वहाँ सदन के परिसर के बाहर जब वो बात कर रहे थे पत्रकारों से कि उसका मुख्य कारण यही है, एप्स्टीन फाइल्स में नाम आना, जनरल नरवणे की किताब पर वो न बोल पाना, बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और यहाँ पर अडानी के व्यापार को बचाना है, उनको फायदा पहुंचाना है, यह सबसे बड़ा कारण है। उसके लिए चाहे देश के हितों को गिरवी रख देना पड़े। और क्या कह रहे हैं जयराम रमेश, कांग्रेस के नेता, उनको भी सुनते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, और इस डील को लेकर सवाल पहले भी उठ रहे थे और सबसे बड़ी जो आपत्तिजनक बात यही है कि अमेरिका अपनी शर्तों पर भारत के साथ डील कर रहा है और खुद को बचाने के लिए, अपने साथियों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करोड़ों किसानों का कितना भी नुकसान हो जाए लेकिन वो उस डील को पर साइन करने को तैयार हो रहे हैं। सुनते हैं जयराम रमेश को, क्या कहा उन्होंने। देखिए, प्रधानमंत्री जो कुछ कहें, असली बात यह है, हकीकत यह है कि दोस्त दोस्त न रहा। नमस्ते ट्रंप जीते, हाउडी मोदी हारे। जो संयुक्त वक्तव्य आया है कल रात को और आज सुबह भारतीय समय के अनुसार, इसमें ज्यादा विस्तृत डिटेल्स नहीं दिए गए हैं, पर जो कुछ जानकारी दी गई है उससे स्पष्ट हो जाता है, 5 चीजें स्पष्ट हो जाती हैं। पहला, रूस से हम तेल नहीं खरीदेंगे, ये बिल्कुल साफ है। और अगर हम खरीदेंगे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, हम पर जुर्माना लगाया जाएगा 25% का। ये अलग से एक वक्तव्य आया है कल व्हाइट हाउस का। दूसरा, हमने हमारी हम जो आयात करते हैं, कृषि उत्पादन जो आयात करते हैं, उस पर जो हम कर लगाते हैं, जो ड्यूटी लगाते हैं, वो हम घटाएंगे या हटाएंगे अमेरिका से आयात के लिए। यानी कि अमेरिकी किसान को हम फायदा पहुंचाएंगे पर भारतीय किसान को नुकसान होगा। कौन कौन से चीज आएंगे, कौन कौन से उत्पादन आएंगे, इसका कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है, पर यह कहा गया है, साफ कहा गया, पहला बिंदु कहा गया है कि ड्यूटी हटाएंगे या घटाएंगे। इसका माने क्या है कि अमेरिकी किसान को फायदा पहुंचाएंगे और भारतीय किसान को हम नजरअंदाज करेंगे, उनको चोट पहुंचाएंगे। तीसरा जो हम अमेरिका कहता है और ये संयुक्त वक्तव्य कहता है, आज जो हम आयात करते हैं अमेरिका से, अगले 5 साल में हर साल आयात 3 गुना बढ़ेगा, भारत का 3 गुना बढ़ेगा। तो हम खरीदेंगे अमेरिका से, यानी कि जो आज व्यापार अधिशेष है वो व्यापार घाटे में बदल जाएगा। आज व्यापार अधिशेष होता है भारत का, अमेरिका के जो हमारे व्यापार संबंध है उसमें हमारा अधिशेष है, ट्रेड सरप्लस है। इस समझौते के बाद में हमारा व्यापार घाटा हो जाएगा। ये तीसरी बात है। चौथी बात, आईटी और सर्विस इंडस्ट्री के बारे में बिल्कुल चुप है। उस पर कई सवाल किए गए हैं, उस पर कई वक्तव्य आ रहे हैं सेनेटर से, सरकार की ओर से, H1B को लेकर, जो ऑफशोरिंग होता है उस पर कोई बात नहीं की गई है। और 5वीं बात यह है कि जो हम निर्यात करते हैं उस पर तो ड्यूटी तो बढ़ रहा है, इससे तो हम भाग नहीं सकते। तो मेरे विचार में, हमारे ख्याल में ये बिल्कुल साफ हो गया है कि ये ट्रेड डील अमेरिका के हित में है। अमेरिका ने हम पर दबाव बरकरार रखा है। 10 मई को राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि मैंने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया है,
और करीब 90 बार उन्होंने उसको दोहराया है, लगातार दबाव रखा है और मजबूरी में हमें झुकना पड़ा है। हम झुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। अभी सब डिटेल आएंगे, सब बिल्कुल दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो आप लोगों का मुद्दा तो आपने पूरे इसके जब से सदन की शुरुआत हुई है और इस डील की बात सामने आ रही है, तो आप लोग लगातार एजिटेट। बिल्कुल, आप देखिए, क्रोनोलॉजी समझिए। 2 तारीख को राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा में मुद्दा उठाते हैं देश की सुरक्षा को लेकर, जो 2020 जून में हुआ था लद्दाख में, जो चीन की सेना ने हम पर आक्रमण किया, 20 जवान शहीद हुए। उस घटना को लेकर राहुल गांधी जी ने एक किताब का जिक्र किया, जो रिटायर्ड जनरल नरवाणे हैं, उसे भौखला गए प्रधानमंत्री, घबराए गए प्रधानमंत्री। और उसी रात को, यानी कि उनका भाषण करीब 2 बजे को होता है, 1:30 बजे 2 बजे होता है, 2 या 2:30 बजे होता है, 2 से 2:30 बजे के बीच में होता है। और 10 बजे को राष्ट्रपति ट्रंप का ट्वीट आ जाता है कि प्रधानमंत्री के कहने पर मैं ये ट्वीट कर रहा हूं कि हमारा जॉइंट स्टेटमेंट अभी आने वाला है। ये स्पष्ट राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि मोदी जी के कहने पर, मोदी जी के निवेदन पर, मोदी जी की मांग पर हम ये जॉइंट स्टेटमेंट निकलवा रहे हैं और मैं घोषणा कर रहा हूं। तो पहली घोषणा, ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने की पहली घोषणा वॉशिंगटन से हुई, और ये जॉइंट स्टेटमेंट आने वाला है 2 तारीख को, जो राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट किया, वो भी पहला व्हाइट हाउस से ही आया। यानी कि एक्शन तो वहां है, रिएक्शन तो यहां है, दबाव वहां से आ रहा है। और हमेशा प्रधानमंत्री कहते हैं माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, माय फ्रेंड, गले लगाते हैं, हग करते हैं, माय फ्रेंड के तारीफ करते रहते हैं प्रधानमंत्री। और राष्ट्रपति ट्रंप वो तारीफ सुनते नहीं है, सिर्फ टैरिफ लगाते हैं। लेकिन सर, आप ये बड़े आरोप प्रधानमंत्री पर सीधे लग रहे हैं, और ये कोई ऐसा भी नहीं कि सरकार, हालांकि सरकार का मतलब प्रधानमंत्री वो सारे फैसले अपने ही लेते हैं, और कहा यह जाता है कि फैसले भी देश के लिए नहीं बल्कि कुछ लोगों के लिए लेते हैं। ये बार बार ये आरोप लगते हैं, लेकिन इस तरह की कार्रवाइयों से, इस तरह की जो गतिविधियां हैं, उनसे बिल्कुल साफ साबित होता है। अब चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, ये हो, और ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ये बताते हुए भी चलते हैं कि ये देखिए सारे फैसले मैं ले रहा हूं और मोदी केवल मजबूर हैं हमारे फैसलों पर ओके करने के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो लगातार डोनाल्ड ट्रंप ये भी बोलते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हमारी बात हुई और उसके बाद ये फैसले हुए हैं। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो भारत सरकार और प्रधानमंत्री की सहमति होती है, लेकिन फैसले को क्या होते हैं वो डोनाल्ड ट्रंप लेते हैं, वही बताते हैं कि भाई ये फैसला हुआ है, भारत ये करेगा वो करेगा। अमेरिका क्या करेगा ये कभी नहीं बताते, सिर्फ और सिर्फ ये बताते हैं कि अब भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा। जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच जो लड़ाई शुरू हुई थी, 4 दिन चला था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, उसके लिए भी घोषणा कहाँ से होती है, डोनाल्ड ट्रंप करते हैं। जबकि साफ साफ है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का जो भी मुद्दा है वो द्विपक्षीय मुद्दा है, उसमें किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप अगर इसकी घोषणा कर रहे हैं तो सीधी सी बात है कि भाई ट्रंप होते कौन है। लेकिन अभी तक भारत सरकार या प्रधानमंत्री ने ट्रंप के किसी भी दावे को खारिज नहीं किया है, बिल्कुल खारिज नहीं किया है। और डोनाल्ड ट्रंप अपनी बात को बार बार दोहरा रहे हैं। जयराम रमेश कह रहे हैं कि अब तक करीब 90 बार तो ऑपरेशन सिंदूर रुकवाने का दावा कर चुके हैं। भारत सरकार एक बार भी खारिज नहीं कर पाई है। इस पर बहुत दबाव में आकर जब संसद में चर्चा भी कराई गई, वहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। राहुल गांधी ने याद भी दिलाया कि आप उनका नाम लीजिए, लेकिन उस समय भी नहीं कुछ बोल पाए, पानी पीने लगे। उस समय के विजुअल्स भी बहुत वायरल हुए थे कि डोनाल्ड ट्रंप का नाम आते ही प्रधानमंत्री पानी पीने लगते हैं। खैर, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल राजनीतिक दलों के लोग यहां पर इस डील को लेकर सवाल उठा रहे हो। तमाम कृषि संगठन इसको सवाल उठा रहे हो, किसान संगठन इसको सवाल उठा रहे हो, बल्कि कई और एक्सपर्ट्स भी इस पर सवाल उठा रहे हैं। केपी फेबियन है, डिप्लोमेट रह चुके हैं और बहुत ही वहां पर जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस डील में। वो भी वही बात कह रहे हैं कि ये अमेरिका को फायदा पहुंचाने वाली डील है और भारत को फायदा पहुंचाने वाली डील नहीं है।
सीधी सीधी बात है, अगर भारत को पहुंचाने वाली डील होती तो उसको करने के लिए इतने बेताब कैसे दिखाई पड़ते डोनाल्ड ट्रंप। सुन लेते हैं केपी फेबियन को, क्या कहा उन्होंने। It's like this. I am afraid there is considerable confusion in all this. Our minister speaks of 30 trillion market. Let's get it right. The GDP of the United States is $30 trillion. Doesn't mean the United States imports goods worth 30 trillion, correct? Secondly, 2023-2024, the United States imported worth 3.61 trillion. So that is the market. And it, of course, it may have shrunk a little with Trump's tariffs, but basically you are looking at 3.5 trillion plus or minus. So to speak of $30 trillion market is to cause unnecessary confusion. Now, coming to the other point about तो क्या सीधे सीधे कह रहे हैं कि जो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल बता रहे हैं कि $30 ट्रिलियन का वहाँ पर वो आयात करेगा अमेरिका भारतीय उत्पादों का। $30 ट्रिलियन तो वहाँ की कुल जीडीपी नहीं है अमेरिका की। कहाँ से ये आंकड़े आ रहे हैं, पूरा विस्तार में उस चीज़ को बता रहे हैं केपी फेबियन। उनका किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं कोई मतलब है, वो डिप्लोमेट रह चुके हैं, यानी राजनयिक रहे हैं, तमाम देशों में उन्होंने काम किया है और जो डिप्लोमेसी है और इकोनॉमिक मैटर्स हैं उनकी जानकारी रखते हैं। वो इस पर सवाल उठा रहे हैं कि जो बयान भी दिया जा रहा है बहुत अपने आप में भ्रामक बयान है। सीधे सीधे यही कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि भारत की जो जीडीपी है वो 4 ट्रिलियन की है। नरेंद्र मोदी ने बोला था, प्रधानमंत्री ने, कि भाई हम 2022 में इसको 5 ट्रिलियन कर देंगे, लेकिन 2026 आ गया है, 5 ट्रिलियन तो अभी भी नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरीके से पीयूष गोयल अगर बोल रहे हैं कि $30 ट्रिलियन का सामान अमेरिका भारत से खरीदेगा, तो भाई इतनी जीडीपी तो आपकी है भी नहीं। जो आपकी जीडीपी है उससे 7-8 गुना ज़्यादा अमेरिका आपसे मतलब ट्रेड करेगा। तो आपको पहले बताना होगा कि भाई आप इतना ट्रेड करने लायक स्थिति आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है भी है कि नहीं है, कि आपने सीधा सीधा बस खाली ये बोल दिया कि भाई $500 अरब यदि डोनाल्ड ट्रंप बोले तो हमको उससे बड़ा आंकड़ा लेके आना है। लेकिन इतना बड़ा आंकड़ा आप लेके आ जाएंगे कि अब आपकी सरकार से ही पूछा जा रहा है भाई 30 ट्रिलियन में जीरो कितने होते हैं, कि आपने सीधा सीधा बोल दिया है कि $30 ट्रिलियन का उत्पाद अमेरिका खरीदेगा। भाई इतनी तो आपकी जीडीपी भी होनी चाहिए ना भाई, उसमें से कुछ हिस्सा होता है कि भाई यदि भारत की जीडीपी अभी $100 ट्रिलियन की होती तो आप एक बार बोल भी देते कि भाई $30 ट्रिलियन का सामान अमेरिका खरीदेगा। भाई $4.5 ट्रिलियन की जीडीपी है और उसमें आप कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ अमेरिका को हम $30 ट्रिलियन का निर्यात करेंगे। और भाई यदि इतना और $30 ट्रिलियन का आप यहाँ कर रहे हैं, $30 ट्रिलियन का आप फिर यूरोपियन यूनियन को बोलने लगेंगे कि भाई आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर तो यूरोपियन यूनियन है, अमेरिका नहीं है। अमेरिका से ज़्यादा सामान आप यूरोपियन यूनियन को एक्सपोर्ट करते हैं। तो भाई आपकी जीडीपी कहाँ है, कि आप क्या 100 करोड़ की जीडीपी हो गए हैं? कौन सा सामान आप इतने $30 ट्रिलियन का आप उसको देंगे? बहुत सारे वही आंकड़ों में आप कैसे घालमेल कर रहे हैं, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की बात है कि ये सरकारी आंकड़े हैं, देश के वाणिज्य मंत्री इस तरह के आंकड़े दे रहे हैं, लेकिन यहाँ तो देश की संसद में प्रधानमंत्री ही गलत तथ्यों की बयानी कर रहे हैं। वो आरोप लग रहे हैं कि जो तथ्यहीन बातें हैं, यानी जो एक फेक न्यूज़ चलती है उसको जाकर वहाँ बोल देते हैं, वहाँ आरोप लग रहा है। और इन सवालों का जवाब न देना पड़े इसके लिए संसद की कार्रवाई नहीं हो रही है। पिछला हफ्ता जो संसद का गया है बहुत ही एक तरीके से अब तक ऐसा कभी नहीं हुआ होगा जिसमें स्पीकर ओम बिरला कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जान को खतरा था, उन पर हमला हो सकता था। और ये हमला उन्होंने सीधे सीधे कहा है कि कांग्रेस पार्टी की महिला सांसदों की ओर से होने के इनपुट्स मिले थे। घिर गए हैं बुरी तरीके से, उनसे पूछा जा रहा है कि वो इनपुट्स कहां से आपको मिले थे, कौन सी महिला सांसद इतनी खूंखार है जो हमला करने वाली थी प्रधानमंत्री पर। और इतनी सुरक्षा के बीच मार्शल होते हैं, कैमरे होते हैं, खुद बीजेपी के सांसद भी वहां रहते हैं, उन सब के बीच प्रधानमंत्री पर इतना
हमला हो जाएगा कि डर के वो आएंगे ही नहीं लोकसभा में? आखिर ये चीजें, इस पर स्पष्टीकरण की मांग की है। और महिला सांसदों ने तो कार्रवाई की भी धमकी दी है अविनाश जी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो महिला सांसद हैं उनकी तरफ से अब इस चीज़ को लेकर पूरी एक रणनीति तैयार की जा रही है प्रियंका गांधी के नेतृत्व में, कि भाई ये जो स्पीकर है, स्पीकर का बयान आया, प्रधानमंत्री का बयान उस पर नहीं आया है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में जान का खतरा था। और किससे खतरा था? महिलाओं से, महिला सांसदों से, जो कि निहत्ती थी। उनके हाथ में कोई हथियार वगैरह नहीं था, सिर्फ कुछ कागज के टुकड़े थे। भाई अगर प्रधानमंत्री को अपने विरोध से इतना डर लगता है कि भाई उनकी जान को खतरा हो जाता है विरोध करने से, सिर्फ 6 महिला सांसदों से जो सिर्फ विरोध करने के लिए खड़ी हुई थी, नारेबाजी कर रही थी। जबकि इससे पहले 2004 का एक वीडियो भी जारी किया कांग्रेस की तरफ से, जिसमें दिखाया जा रहा था कि मनमोहन सिंह राष्ट्रपति के अभिभाषण प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दे रहे थे और बीजेपी के सांसद उनके सामने खड़े होकर उनके ऊपर पर्चे उठा रहे थे, कागज उड़ा रहे थे। तब प्रधान होगा तो हम लोग दिखाएंगे भी उसको कि लेकिन उनको पढ़ने नहीं दिया गया। तो उन्होंने कभी नहीं खतरे की बात कही, या उस समय के स्पीकर ने भी कोई इनपुट दिया हो कि इनके ऊपर खतरा है कोई? नहीं, बिल्कुल, मतलब मनमोहन सिंह की जान को कोई खतरा नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ और सिर्फ कुछ 6 महिला सांसद यदि खड़े हो गए रास्ते में तो फिर उनकी जान को खतरा हो गया। जबकि 2024 के जब संसद पिछला जो लोकसभा कार्यकाल था, तो उस समय हम कई वीडियो संसद के अंदर से आ रहे थे जहां अर्धसैनिक बल के जवान दिखाई दे रहे थे तैनात हुए विपक्ष के सांसदों को रोकने के लिए। अरे भाई, जब आप इस तरीके की कार्रवाई कर सकते हैं 2024 में कर सकते हैं, तो फिर भाई 6 महिला सांसदों को आप रास्ते से हटाने के लिए मार्शल से ही बोल देते। नहीं तो आप जिस तरीके से जो स्पीकर के विशेषाधिकार होते हैं वो बाहर से अर्धसैनिक बलों को ही बुला सकते थे। सिर्फ जवाब ना देना पड़े प्रधानमंत्री को, क्योंकि राहुल गांधी को आपने बोलने नहीं दिया था, लेकिन आपको जवाब तो देना था नरवणे की किताब पर। और राहुल गांधी बोल भी चुके थे संभवतः प्रधानमंत्री सदन में नहीं आएंगे। तो अब प्रधानमंत्री पहुंचे भी नहीं, लेकिन अब डिफेंड कैसे करना है उनको कि राहुल गांधी जो बोले हैं वो उन्होंने सच्चाई बोल दी कि प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, और यदि वो आते हैं तो हम उनको किताब भी दे देंगे नरवणे की। ये जो सेना चीफ ने जो किताब लिखी है, जिसको लेकर जो रक्षा मंत्री हैं उनका कहना है कि वो किताब छपी नहीं है, वो जब छपी नहीं है तो बोले उनको किताब भी दे देते हैं कि भाई ये किताब है और यहाँ ये लिखा हुआ है कि जनरल नरवणे ने क्या कहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, राहुल गांधी की बात सच भी साबित हुई, प्रधानमंत्री लोकसभा में नहीं पहुंचे। अब उसको एक तरीके से प्रधानमंत्री का बचाव करने के लिए जिस तरीके का बयान स्पीकर की तरफ से आया, अब उसको लेकर कांग्रेस की महिला सांसदों ने स्पीकर के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। अभी तो 2 दिन की छुट्टी है, लेकिन सोमवार को इसको लेकर स्पीकर की शिकायत की जाएगी कि भाई आपको कहां से ये इनपुट मिला है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लोकसभा के अंदर ही खतरा हो गया था, और कौन सी ऐसे सांसद हैं जो प्रधानमंत्री की जान लेना चाहते थे। भाई विपक्ष को भी तो पता हो, प्रधानमंत्री पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है, खाली बीजेपी का प्रधानमंत्री नहीं है। अगर उसकी जान को खतरा है तो पूरा इसका खुलासा होना चाहिए, और ये कांग्रेस की भी डिमांड है। दूसरा, स्पीकर के पास ये इनपुट कहां से मिला? भाई विपक्ष की तरफ से रणनीति जो बनी थी बस खाली यही था कि भाई जवाब देना चाहिए। बिल्कुल, और कहा भी जा रहा है कि अगर स्पीकर को इनपुट्स मिले हैं तो वो बताएं, उसको सार्वजनिक करें, और अगर कोई बहुत बड़े खतरे का उनको अंदेशा था तो उसकी एक जांच कमेटी बनाए, उसकी इंक्वायरी करें, उसकी एक हाई लेवल इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि ये छोटा मोटा मुद्दा नहीं है। प्रधानमंत्री पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनको अपनी संसद के भीतर ही खतरा है, तब तो पूरा देश असुरक्षित है। और अगर ये असुरक्षित है तो ये केवल कह देने से काम नहीं चलेगा। लेकिन अब इस मुद्दे पर जिस तरह से अब कांग्रेस की महिला सांसदों ने रुख अख्तियार किया है, तो बिरला कई तरीके से इसमें घिरते नजर आ रहे हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, क्योंकि इससे जो हजारों करोड़ रुपए की जो एक इमेज ब्रांडिंग हुई थी प्रधानमंत्री की कि बहुत वो ताकतवर है, जो एक मुहावरा इस्तेमाल होने लगा कि 56 इंच का सीना है उनका, तो ये कहीं उस इमेज को डैमेज करने की कोशिश तो नहीं है। अब क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीज़ें तो जांच के बाद ही पता लगेंगी। लेकिन इस मामले में ये बयान देकर घिर गए हैं, पर वास्तविकता ये है जो कहा जा रहा है कि तमाम ज़रूरी मुद्दों से पर नहीं बोलना चाह रहे थे प्रधानमंत्री, या उनके पास बोलने के लिए तथ्य नहीं थे, बातें नहीं थी, क्योंकि सवाल बड़े गंभीर हैं, बुरी तरीके से उन सवालों में घिरे हुए हैं, तो वो एक बहाना बनाया गया। सुनते हैं पवन खेड़ा, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, क्या कह रहे हैं, क्या कुछ हुआ, संसद में बोलने से क्यों बच रहे थे, और आखिरकार आए भी नहीं बोलने के लिए, उसको लेकर। लोकसभा अध्यक्ष ने आज एक बहुत अजीब सी बात कही कि प्रधानमंत्री को उन्होंने लोकसभा में आने से रोका क्योंकि उन्हें प्रधानमंत्री पर हमले का अंदेशा था। हमला किससे?
साथी सांसदों से, महिला सांसद, कांग्रेस की महिला सांसद जो विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे प्रधानमंत्री को हमले का अंदेशा है। हमले और विरोध में एक अंतर होता है। जिसको लोकतंत्र समझ में आता है वो ये अंतर समझता है, प्रधानमंत्री को नहीं समझ में आता। नरेंद्र साहब, आप किससे नहीं डरते ये बता दीजिए। हमें मालूम है आप चीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप एप्स्टीन से डरते हैं, हमें मालूम है आप अमेरिका से डरते हैं, हमें मालूम है आप किसान से डरते हैं, आप नौजवान से डरते हैं, आप किताब से डरते हैं, नरवणे साहब की किताब से डरते हैं, संविधान की किताब से डरते हैं। दरअसल हकीकत यह है कि आप सवाल जवाब से डरते हैं। आपको उन सवालों का जवाब देना नहीं आता। जो सवाल अब आपके पास, आपके सामने आ रहे हैं, वो एप्स्टीन पर हैं, वो नरवणे साहब की किताब पर हैं, वो अमेरिका की उस अजीब सी ट्रेड डील पर हैं। हम पिछले 12 साल यही सोचते थे कि ये साहब जो हैं, ये घर में तो डायर हैं और बाहर कायर हैं, लेकिन आज हम आश्वस्त हो गए हैं, आप घर में भी कायर हैं, आप बाहर भी कायर हैं। एक लिस्ट तो जारी कर लीजिए, आप किससे नहीं डरते, ताकि हमें यह तो मालूम पड़े हमारा प्रधानमंत्री कुछ तो ऐसा है जिससे नहीं डरता। तो ये बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं प्रधानमंत्री पर, और इस तरीके से कायर बताया जा रहा है, देश के साथ विश्वासघात किया है ये विपक्ष के नेताओं का। और इन्हीं सारे मुद्दों पर सवाल सवाल हो रहे थे, इन्हीं पर जवाब मांगा जा रहा था, लेकिन वहां बहाना बना दिया गया कि प्रधानमंत्री पर हमला हो सकता है। हमला कौन कर सकता है? कांग्रेस पार्टी की महिला सांसद, और उस हमले के डर से प्रधानमंत्री संसद में नहीं आए, स्पीकर ने उनको रोक दिया। तो बहुत इस पर आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, लेकिन मुद्दा बड़ा है, मामला बड़ा है। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है राउज एवेन्यू कोर्ट से। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने एक उस आरोपों का जवाब दाखिल किया है, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने यहाँ वोटर लिस्ट में नाम से नागरिकता लेने से पहले उनका नाम वोटर लिस्ट में आ गया था। क्या मामला क्या है और क्या कुछ अपने जवाब में कहा है सोनिया गांधी ने? अविनाश। हाँ, जो आरोप लगाया है कि सोनिया गांधी ने देश की जो नागरिकता है वो 1983 में ली, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में 1980 में आ गया, 82 में वो कट भी गया था। तो उसको लेकर जो याचिका दायर की गई है सोनिया गांधी के खिलाफ, कि इनका नाम नागरिकता से पहले कैसे आ गया, तो उस पर उनका जवाब गया है। जवाब में जो बाकी सब चीज़ें उनके वकीलों के द्वारा बताई गई हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि भाई सोनिया गांधी की जो वोटिंग लिस्ट में नाम आया, कि नाम किसने लिखवाया था? भाई उस दौर में जो आमतौर पर एक बीएलओ जाता था, वो पड़ोसी से भी पूछ लेता था भाई कि इनके घर में कौन कौन रहता है। उसने अपनी वोटिंग लिस्ट में नाम चेक किया, नाम नहीं है तो खुद ही पड़ोसियों से पूछ के लिख लेता था। तो भाई सोनिया गांधी ने क्या नाम दर्ज कराया था? और दूसरी बात यह है कि उस दौर में 1983 से पहले भाई इंदिरा गांधी तो प्रधानमंत्री बन चुकी थी, उनके घर की बहू थी। अगर सोनिया गांधी ने कभी वोट डाला 83 से पहले, तो उसके कोई फोटोग्राफ्स, कोई खबर कहीं प्रकाशित हुई है? भाई गांधी परिवार को खुद ही नहीं पता कि यदि किसी का नाम वोटिंग लिस्ट में जुड़ गया है और जैसी संज्ञान में आता भी है तो 1982 में काट भी दिया जाता है। भाई विधानसभा तो थी नहीं वहाँ पर, ये दिल्ली में लोकसभा का चुनाव खाली होता था। तो सवाल तो यही उठ रहे हैं कि भाई ये नाम किसने जुड़वाया। गांधी परिवार की तरफ से साफ साफ है कि भाई 83 में उनको नागरिकता मिली है, उसके बाद उन्होंने कि ये पूरा राजनीति से प्रेरित ये मामला है, और उन्होंने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। और ये भी कि भाई चुनाव आयोग, उसको नागरिकता तय करने का अधिकार नहीं होता है, केवल वोटर लिस्ट जारी करने का, तय करने का, बनाने का अधिकार होता है। तो उन्होंने अपना ये जवाब दाखिल कर दिया है। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है और गंभीर मुद्दा है कि किस तरीके से तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री घिरे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन संसद में जवाब नहीं दे रहे हैं। और आज अब वो 2 दिन की अपनी सरकारी यात्रा पर मलेशिया के लिए रवाना हो गए हैं, पर अभी संसद का बजट सत्र चल रहा है। सोमवार को फिर लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होगी। क्या इन सवालों का जवाब मिलेगा? हालांकि अब ज्वाइंट स्टेटमेंट आने के बाद ये मुद्दा और गंभीर हो गया है, क्योंकि वही बातें इस ज्वाइंट स्टेटमेंट में बताई जा रही हैं जिनकी घोषणा डोनाल्ड ट्रंप पहले ही कर चुके थे। रहेगी इन सब पर निगाह। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए अनुमति। नमस्कार।